Past paper 2019, gender studies. We have question number 2. How do you differentiate the discipline of gender studies from that of women studies? जेंडर स्टडीज़ को आप वुमेन स्टडीज़ से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ठीक है जी। हिस्टोरिकली ट्रेस द नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, और आपने हिस्टोरिकली ट्रेस करना है कि जेंडर स्टडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, एंड इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। और इसका जो स्कोप है और सिग्निफिकेंस आपने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान आपने एक्सप्लेन करनी है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन को अपने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जेंडर वुमेन स्टडीज़ का एक इंट्रोडक्शन देंगे शॉर्टली, कि जेंडर वुमेन स्टडीज़ किस तरीके से यूज़ होती हैं आफ्टर ऑफन यूज एज इंटरचेंजेबली। कभी जेंडर स्टडीज़ के तौर पे कहा जाता है, वुमेन स्टडीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इसे एक ही कंसीडर किया जाता है, जो एक कॉमनली इसको सेम कंसीडर किया जाता है, बट ये सेम फील्ड्स या डिसिप्लिन आप कह सकते हैं कि नहीं है। इनके अंदर डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन किस तरीके से कि दोनों की अपनी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। जेंडर स्टडी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के तौर पर इमर्ज हुई, और जो वुमेन स्टडीज़ है वो एक अलग तरीके से इवॉल्व हो रही है। जेंडर स्टडीज़ में जो है वो डिफरेंट जेंडर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके डिफरेंट बाइनरी नोशंस बाकी इन्वॉल्व, जबकि वुमेन स्टडीज़ जो है उसमें कंप्लीट स्टडी हम वुमेन की कर रहे हैं। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस हमें नज़र आती है। की डिफरेंसेस की तरफ अब जाएंगे। की डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ का जो फोकस है, इसका किस चीज़ के ऊपर है? प्राइमरी सेंटर वुमेन एक्सपीरियंसेस हैं, हिस्ट्री राइट्स हैं और रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर। एड्रेस करती है हिस्टोरिकल सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़ को जो कि वुमेन्स को फेस करनी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो वेज देखे जा रहे हैं, जो रिसर्च रिक्वायर्ड है, जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इसका मेन फोकस वुमेन स्टडीज़ का इन सब चीज़ों की तरफ है। स्कोप को अगर हम देखें तो स्कोप में इसका जो ट्रेडिशनल फोकस है वो एक्चुअली में ऑन दी लाइव्स ऑफ वुमेन है। पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर फोकस करती है, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी कंट्रीब्यूशन को, सोशल रोल्स को। इसके साथ साथ ये एक्सप्लोर करती है जो इश्यूज़ हैं लाइक पैट्रियार्ची के, सेक्सिज्म के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के या वुमेन राइट एक्टिविटीज़म के। इन तमाम चीज़ों को ये अंडर स्टडी लेकर आती है। ओरिजिन्स को अगर देखें तो वुमेन स्टडी एक्चुअली में 1970s और 90s 80s में एवॉल्व हुई एज ए रिस्पॉन्स टू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। वेस्ट में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हुई थी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको डेवलप किया गया। फेमिनिस्ट थ्योरीज का काफ़ी एक लार्ज एरा है, उसमें इसकी एवॉल्व हुई, वहाँ से एवॉल्व होना शुरू हुई। और इसका जो एम्फेसाइज था वो वुमेन स्टडी, जो हिस्ट्री में वुमेन्स की स्टडी है और वुमेन्स हिस्ट्री की जो स्टडी है, इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो वुमेन को प्रीवियस हिस्ट्री के एरा में उनके देखा जाए, हिस्टोरिकल एक एरा जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, उनके साथ साथ जो है ये एवॉल्व हुई। जेंडर स्टडीज़ को देखेंगे। जेंडर स्टडीज़ का मेन फोकस अभी जिससे बताया कि इसका इट एक्चुअली लुक बियॉन्ड वुमेन। ठीक है, इसका फोकस सिर्फ वुमेन्स नहीं है बल्कि तमाम जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उनके रोल्स हैं, उनके रिलेशंस हैं, मैन वुमेन और दूसरे जेंडर माइनॉरिटीज़ का, और उनका जो दूसरे सोशल कल्चर पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन है जेंडर किस तरीके से हो रही है और ये एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इट एक्चुअली फोकस ऑन ऑल दिस। स्कोप की बात करेंगे। वुमेन स्टडीज़ का फोकस जो है वो प्राइमरी एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन के ऊपर है। ठीक है जी। जेंडर स्टडीज़ का अगर एक ब्रॉडर कंसेप्ट देखा जाए तो मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। इसके साथ साथ जो फ्लूइडिटी है जेंडर रोल्स की अक्रॉस द कल्चर हिस्टोरिकल पीरियड्स, इन तमाम चीज़ों को इसके स्कोप में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओरिजिन्स की बात करेंगे तो जेंडर स्टडीज़ एक्चुअली इमर्ज एज फ्रॉम फेमिनिस्ट थ्योरीज। फेमिनिस्ट थ्योरी स्टार्ट हुई, वहाँ से ये जेंडर स्टडीज़ जो है वो इमर्ज हुई, लेकिन इसका जो कंसेप्ट था वो एज़ कम्पेयर टू वुमेन स्टडीज़ ज़्यादा ब्रॉडन था और इसके स्कोप में मैन स्टडीज़ भी इंक्लूड हुई, क्वेयर थ्योरी इंक्लूड हुई और इंटरसेक्शनैलिटी भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड की गई। अंडरस्टैंड किया गया इसके थ्रू रिलेशनशिप्स को, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन फेस करने पड़ते हैं अपनी रेस से, अपनी क्लास से, सेक्चुअलिटी से, जेंडर से, और ये चीज़ें किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं किसी की एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी को या पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने में या उनको बिल्डअप करने में। की डिफरेंस अगर देखेंगे तो वुमेन स्टडीज़ एक्चुअली फोकस करती है वुमेन को एज ए कैटेगरी के तौर पे, जबकि जेंडर स्टडीज़ एक्चुअली इंटेरोगेट फ्लूइडिटी, सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ जेंडर इटसेल्फ, एग्जामाइज हाउ डिफरेंट जेंडर्स एक्चुअली इंटरेक्ट विद द सिस्टम ऑफ पावर, इनइक्वालिटी एंड आइडेंटिटी। ओके जी। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हमने आइडेंटिफाई करना है वो आपने हिस्टोरिकल नीड देनी है कि जेंडर स्टडी
एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर इस्टेब्लिश करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो इस्टेब्लिशमेंट है जेंडर स्टडी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अराइज हुई वो दोनों एकेडमिक और पॉलिटिकल डिमांड्स के रिजल्ट में 1960s और 1970s में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीख की और जो सिस्टमेटिक ऑपरेशन था वुमेंस के अगेंस्ट एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन थी राइट्स की विजिबिलिटी की और इसके नतीजे में जो वुमेन स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। अब ये वुमेन्स जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई तो स्कॉलर्स ने ये देखना शुरू किया कि जेंडर जो है वो एक्चुअली में एक बाइनरी कंसेप्ट नहीं है बल्कि ये सोलरली टाइड हो रहा है वुमेन्स के साथ और कुछ डायनामिक सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं मैन वुमेन और जेंडर माइनॉरिटीज़ को भी और यहाँ से फिर जो जेंडर स्टडीज़ है वो भी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर इवॉल्व होना शुरू हुई। ये डेवलपमेंट्स क्या रही? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की वजह से 1960s 1970s की मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वहाँ से जो वुमेन एक्सपीरियंसेस थे उनकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी जेंडर पावर रिलेशन थे उनकी नीड बढ़ी। क्वेयर थ्योरी मैस्कुलिनिटी स्टडीज़ जो क्वेयर थ्योरी थी इसमें जो फेमिनिस्ट की जो थॉट थी जो एवॉल्व हुई जिसमें स्कॉलर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि एक इम्पॉर्टेंट नीड है इंटेग्रेट करने के लिए मैस्कुलिनिटी को और सेक्सुअलिटी को फेमिनिटी के साथ साथ ही तो जेंडर स्टडी इसके एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के तौर पे इमर्ज हुई जिसने एक्सप्लोर किया पावर स्ट्रक्चर्स को रोल्स को आइडेंटिटीज़ को और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंसेस थी तमाम जेंडर्स की और नॉट ओनली वुमेन बल्कि इन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर जितने भी जेंडर के एरिया से उनके ऊपर फोकस किया। इंटरसेक्शनैलिटी कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो इवॉल्व हुआ। किम्बर्ले क्रेंशो ने इसको जो है वो कॉइन किया था और इनकी इस थ्योरी के मुताबिक किम्बर्ले क्रेंशो की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग जिसमें रेस है क्लास है जेंडर है ये सब इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पीपल की उसके एक्सपीरियंसेस को और इस तरह से ये जो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये वुमेन स्टडीज़ के बियॉन्ड अब वर्क कर रही है एग्जामाइन कर रही है कि किस तरीके से एक जेंडर जो है एक्चुअली में उसकी इनइक्वालिटी जो है वो दूसरी सोशल इंजस्टिस के साथ आपस में लिंक्ड अप हो रही है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस जेंडर स्टडीज़ एक्चुअली में इमर्ज हुई एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक फील्ड के तौर पर लेट 20th सेंचुरी में इसने एजुकेट किया काफ़ी ज़्यादा एक इनकल्सिव अंडरस्टैंडिंग को जेंडर डायनेमिक्स की और एक एक्सपेंसिव अप्रोच ऑफ स्टडिंग के तौर पे जेंडर का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ पावर के साथ कल्चर के साथ सोसाइटी के साथ और इस पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। अब स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है जेंडर स्टडीज़ की पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जो अवेयरनेस है जेंडर इनइक्वालिटी अलॉन्ग साइड ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इसको एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेकर गई। जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किए। ट्रेडिशनली जेंडर रोल्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिजिडली डिफाइन किए गए थे और जो वुमेंस हैं उन्हें वो लार्जली कन्फाइंड है डोमेस्टिक स्पेसिस से और मैन जो है वो एक्चुअली में डोमिनेट पब्लिक रूल्स हैं। तो इसका एक स्कोप देखा जाए तो इसने काफ़ी ज़्यादा वुमेंस की लाइफ को जो है वो चेंज किया नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मैन। ये एस्पेक्ट्स अगर देखें हम यहाँ पे जेंडर स्टडी पाकिस्तान की एजुकेशन एंड अवेयरनेस इट एक्चुअली प्रोवाइड सम एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पाकिस्तान में जो फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज़ है क्रिटिकल है इसके काफ़ी ज़्यादा इसने एक क्रिटिकल इंसाइट्स के तौर पर इसको लिया और जेंडर इनइक्वालिटी जो परपेचुएट कर रही है यहाँ पे पैट्रियार्ची के ऊपर कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क्स के ऊपर ये फोस्टर करती है क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर रही है। जो स्टडी है जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ की जैसे चाइल्ड मैरिजेस डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह इनको जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखें तो जेंडर स्टडीज़ पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनालाइज करने में एडुकेट करने में जो सॉल्यूशंस हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक एब्यूज़ है ऑनर किलिंग्स हैं डिफरेंट इस टाइप के इश्यूज़। तो ये फील्ड एक ये देखा जाए तो ये इनकरेज करती है उन पॉलिसीज़ को उन पॉलिसीज़ फॉर्म करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन राइट्स को और उनके जो सोशल स्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स जेंडर स्टडीज़ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन है वो हेल्प कर रही है। जो ट्रेडिशनल पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स हैं स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चेंज अप करने के लिए उनको लिमिट करने के लिए। इसके साथ साथ जो लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स को अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रही रिलेटेड टू वुमेन राइट्स के। जो कुछ रिफॉर्म्स इस तरीके से जो है वो किए गए हुदूद ऑर्डिनेंस है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह। ठीक है जी। तो ये फील्ड
एक अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ब्रिंग अप की, जो सोशो कल्चर रिलीजियस डायमेंशंस थी जेंडर इनइक्वालिटीज रिलेटेड, जो एम्फोसाइज कर रही थी कि जो नीड है एक्चुअली में बैलेंस करने की कल्चर ट्रेडिशंस को ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स के साथ, तो इसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प की जेंडर स्टडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर। इन कंक्लूजन देखा जाए तो डिस्टिंक्शन की बात करें जेंडर वुमेन स्टडीज़ की, डिफरेंस है। जेंडर स्टडीज़ एक्चुअली में जो ऑल एरियाज हैं जेंडर के उनको स्टडी करती है। वुमेन स्टडीज़ पर्टिकुलरली एक्चुअली फोकस ऑन वुमेन्स। अगर इनके हम ये चीज़ देखें कि अगर इन इस्टेब्लिशमेंट क्यों ज़रूरी थी जेंडर स्टडीज़ की, इसकी हिस्टोरिकल नीड क्या रही, तो एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर इसको क्यों इमर्ज किया गया, तो एक्चुअली में ये एड्रेस करती है गैप्स को, अंडरस्टैंड करती है जेंडर रोल आइडेंटिटीज और रिलेशनशिप्स को। एंड इन लास्ट अगर पाकिस्तान में इसकी सिग्निफिकेंस को हम देखें तो एक इसके पोटेंशियल है इसके अंदर कि ट्रांसफॉर्म कर सकती है सोसाइटल परसेप्शंस को, जेंडर रोल से रिलेटेड वुमेन को एम्पावर कर सकती है और इसके साथ साथ प्रमोट कर सकती है जेंडर इक्वालिटी को। जबकि काफ़ी चैलेंजेस भी इसमें पैट्रियार्चिकल नॉर्म से रिलेटेड हैं, लेकिन ये इन चीज़ों को बहुत बेहतर तौर के ऊपर एड्रेस कर सकती है। ओके जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन एंड एक्सप्लेन द 3 मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की आपने 3 इंपॉर्टेंट वेव्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है वेस्ट की, और इसके साथ साथ आपने जो इन्फ्लुएंस रहा इन वेव्स का फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान में, वो भी आपने स्टडी करनी है। अच्छा, ये वेव्स जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, या आपने ज़रूर इनको स्टडी करना है। ये आपके क्वेश्चन में किसी पेपर में किसी न किसी फॉर्म में लाजमी आ जाती हैं। इन वेव्स से आपका एक प्रॉपर डायमेंशंस इनका जो फोकस है, इनके जो ओरिजिन है, अचीवमेंट्स रहीं, क्या ड्रॉबैक्स रहे, किस ऐसी क्या सिचुएशन रही कि इनको ये इवॉल्व हुई, तो ये आपने ज़रूर इनको अच्छे से डीपली स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, वेस्ट के अंदर इवॉल्व हुई डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड से, जिन्हें हम एज ए वेव्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है जी, और हर एक ने जब एड्रेस किया कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स को लेते हुए, कुछ ने वोटिंग के राइट को हाईलाइट किया, कुछ ने वुमेन्स राइट्स को किया, कुछ ने जेंडर वेज, तो डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज थे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, वो इसमें हाईलाइट किए गए। जो मेजर वेव्स हैं उन्हें हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव के नाम से जानते हैं, और इनका काफ़ी प्रोफाउंड इम्पैक्ट अगर देखा जाए वुमेन राइट्स और जेंडर रिलेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग पाकिस्तान में देखा जाए, तो ये एक्चुअली में जो बेस रही फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की और इन जेंडर स्टडीज़ या वुमेन स्टडीज़ की, उनकी जो बेस रही वो ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव्स ही इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की एक्चुअली में बेस कहलाई जाती हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। फोकस इस वेव का क्या था कि जो लीगल इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली वुमेन्स को जो सफरेज करनी पड़ रही है, वोट, राइट टू वोट, ठीक है जी, मेन इश्यूज ये जो लीगली वुमेन को सफरेज करना पड़ रहा है, उनको ना कोई राइट है कि वो वोट कर सकें, उनकी उसकी वजह से उनकी जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं या उनके एजुकेशनल राइट्स हैं, इन तमाम चीज़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था, लीगल डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा था। और ये तमाम चीज़ें क्या है, अगर एक वुमेन वोट करेगी, कोई वुमेन ही अगर पॉलिसी मेकिंग में आएगी, तो वो ही उनको ज़्यादा बेटर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकती है। तो लेट 19th सेंचुरीज़ में ये स्टार्ट हुई थी। अर्ली 20th सेंचुरी की उसका जो प्राइमरी फोकस रहा था वो लीगल इश्यूज़ के ऊपर रहा था। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का की अचीवमेंट्स देखा जाए, सफरेज मूवमेंट थी इसमें, जो कि एक फ़र्स्ट वेव के तौर वुमेन्स राइट के लिए फ़र्स्ट वेव के तौर पे जानी जाती है। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इसके थ्रू क्या हुआ कि इन्हें लीगल राइट मिले कि वुमेन्स जो हैं वो नेशनल इलेक्शंस के अंदर वोट कर सकती हैं। प्रॉपर्टी और मैरिटल राइट्स, लीगल रिफॉर्म्स बनाए गए जिसमें वुमेन्स को जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। इसके साथ साथ उनको ये एबिलिटी दी गई कि उनका कंट्रोल हो सकता है अपने एसेट्स के ऊपर। एक मैरिड लाइफ है अगर वुमेन की, तो उसमें उन एसेट्स के ऊपर एक वुमेन का भी इख्तियार होगा। ठीक है जी। इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान में देखा जाए तो फेमिनिस्ट मूवमेंट फर्स्ट वेव, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाए तो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बना ही नहीं था। लेकिन अगर ब्रॉडर ग्लोबल शिफ्ट की तौर पे देखा जाए तो वुमेन्स को वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आगे साउथ एशिया में जब एंटर हुई तो वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी सारे वुमेन एक्टिविटीज़ भी थी जिन्होंने एज ए इंस्पिरेशन डेवलप किया। हमारी जो लीडिंग लेडीज़ थी, बेगम राना लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, तो ये अगर देखा जाए तो ये उन्हीं फेमिनिस्ट मूवमेंट के रिजल्ट के तौर पर ही, जब वुमेन्स को लीगल रिफॉर्म्स मिले, वो लीगली आगे आई, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, वोट करने के, लीगल इक्वालिटी मिली, तो ये उसी फर्स्ट वेव ऑफ मूवमेंट जो साउथ एशिया के अंदर जब आई, तो उसी मूवमेंट से वुमेन्स के पास भी ये राइट्स थे और वो वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं
उन्होंने भी अपना काम शुरू किया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस में अपना रोल जो है वो प्ले किया। तो इनडायरेक्टली जो है ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने पाकिस्तान के फॉर्म होने, पाकिस्तान के बनने के लिए भी एक अहम रोल प्ले अगर देखा जाए तो अपना अदा किया, वरना उससे पहले वुमेंस के पास इतने राइट्स नहीं थे। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात की जाए 1960s से 1980s तक, फोकस सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का क्या था कि जो ब्रॉडर इश्यूज हैं वोटिंग राइट्स के, लेकिन इसके साथ साथ सेक्सुअल लिबरेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, जेंडर रोल्स और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन को भी इन्होंने फोकस किया। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का मोस्ट जो उनका फोकस था वोटिंग राइट्स के ऊपर था, लेकिन जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो इमर्ज हुई 1960s में, इसमें सेक्सुअल लिबरेशन को भी इन्होंने इंक्लूड किया, रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी इंक्लूड किया, जेंडर रोल्स को, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेंस के साथ उन्हें फेस करनी पड़ती है वुमेंस को, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। और इस वेव का अगर देखा जाए तो एक डीपली अफेक्ट था सिविल राइट मूवमेंट्स के ऊपर भी, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जेंडर इनइक्वलिटी को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एड्रेस किया। की इश्यूज रिप्रोडक्टिव राइट के थे, वुमेन है अगर तो उसका अपनी बॉडी के ऊपर एक राइट है, अगर उसको एक एक्सेस है, अगर वो बर्थ कंट्रोल करना चाह रही है तो वो उसको यूज़ कर सके, या अबॉर्शन राइट है वो उस वुमेन को दिया जाए। वुमेन का एक अपनी बॉडी के ऊपर अपना भी कंट्रोल होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स की इन्होंने बात की। सेक्चुअलिटी और जेंडर रोल्स, जो चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे कि एक आइडिया के वुमेन जो है वो एक्चुअली शी इज़ ओनली कॉन्फाइंड फॉर द डोमेस्टिक स्फीयर, तो इन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे फोकस किया। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जो फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए वर्क प्लेस के अंदर। इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए तो काफ़ी प्रोफाउंड इफेक्ट रहा इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली 70s और 80s के दरमियान में, जहाँ पे विमेन ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और जो उनके इश्यूज थे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लीगल राइट्स रिलेटेड, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया। और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेफ, वुमेंस एक्शन फोरम, ये वजूद में आई। इसके साथ साथ जो वुमेंस की डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, हुदूद ऑर्डिनेंस वगैरह, इनको एडुकेट किया गया, वुमेन राइट्स को, पब्लिक को, प्राइवेट लाइफ को। तो पाकिस्तान में भी इस सेकंड वेव ने काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पैक्ट शो किया। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1990 से अब तक प्रेजेंट ये वेव चली आ रही है। ये 1990s में स्टार्ट हुई और इसने कैरेक्टराइज किया एक डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिविटी को, और फोकस किसके ऊपर किया, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ और एक्सपीरियंसेस को। ये प्रीवियस वेव से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी, जो जेंडर है उसे रिडिफाइन किया, सेक्सुअलिटी को रिडिफाइन किया, पावर स्ट्रक्चर्स को रिडिफाइन किया। और थर्ड वेव्स का एक्चुअली में जो एम्फेसाइज था वो सारा इंटरसेक्शनलिटी ऑफ जेंडर के ऊपर रहा, विद रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी, और इसके साथ साथ जो दूसरी सोशल कैटेगरीज के साथ एक इंटरसेक्शन हो रहा है, और जो एक यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया। इंटरसेक्शनलिटी इंट्रोड्यूस की थी किम्बल कैनशॉ ने। इनका जो कंसेप्ट है इंटरसेक्शनलिटी का, वो ही एक सेंट्रल के तौर पे देखा गया थर्ड वेव फेमिनिज्म के। एग्जामाइन करता है ये कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, रेस, कल्चर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, सब चीज़ें, ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से शेप अप कर रहे हैं, उसको किस तरीके से कोई ऑपरेशन फेस करना पड़ रहा है या उसको कोई प्रिविलेज मिल रहा है। सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्रेशन, थर्ड वेव का जो फोकस रहा, एक्सपेंड किया इसने डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी को और फेमिनिटी बेस्ड एक्सप्रेशंस को चैलेंज किया, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को सेक्सुअलिटी के, सपोर्ट किया सेक्सुअल फ्रीडम को, जिसमें इन्होंने LGBTQ को भी इवन सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो स्टिग्मेटाइजेशन थी, नॉन हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्सुअलिटीज हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी डाइवर्स और रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दी गई वुमेन की डिफरेंट रेसेस, बॉडी टाइप, सेक्सुअलिटीज़, जो पर्टिकुलरली कंसर्न होता है वुमेन्स को मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को इन्होंने एक डाइवर्स फॉर्म दी। रिक्लेमिंग फेमिनिटी, फेमिनिस्ट ने, थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने जो रिक्लेम किया ट्रेडिशनल फेमिनिन ट्रेट्स को, जैसे ब्यूटी, फैशन, बॉडी इमेज, चैलेंज किया कि एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं तो उन्हें एक इन्हीं सिनेरियोज के ऊपर जो है वो कैरेक्टराइज ना किया जाए, बल्कि आर्ग्यू किया कि एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिटी हैं और इन्हें इनहेरिटली ऑप्रेसिव के तौर पर जो है वो नहीं देखना चाहिए, और वुमेन को एम्पावर करना है, एम्ब्रेस करना है, हर एक को जो जैसा है उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, उसकी उन्हीं सलाहियतों को एक्सेप्ट किया जाए। रिक्लेम किया इन्होंने फेमिनिटी को। इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए तो काफ़ी इम्पैक्ट रहा पाकिस्तान के अंदर मौजूद, अभी भी इम्पैक्ट है, अभी भी वर्क कर रही है। जो डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में देखा जाए, सोशल इक्वलिटी के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, क्लास, इथनिसिटी, रिलीजन, रूरल अर्बन डिवाइड्स के। तो की ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, अफवा है, वेफ है, इन्होंने अडेप्ट किए कुछ एलिमेंट्स को थर्ड वेव फेमिनिज्म के और पुशअप किया इन्होंने। जो इनकल्जन थी मार्जिनलाइज्ड वुमेन को, उनकी इनकल्जन की रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जो कि आइडेंटिफाई हो रहे थे एज LGBTQ+ वगैरह, तो इन चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इन्हें
एक कुछ एलिमेंट्स को अडेप्ट करके इसको और प्रोग्रेसिव बोर्ड की तरफ लेकर गए। जो थर्ड वेव है उसका फोकस रिक्लेम करना है एक्चुअली में, फेमिनिटी को एड्रेस करना, जो इश्यूज हैं लाइक बॉडी इमेज और सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह के उन्हें रेजोनेट करना है यंगर पाकिस्तानी वुमेंस को, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर जो कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को जो है वो चैलेंज कर रही हैं और एडुकेट कर रही हैं राइट्स को, सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑटोनॉमी के। ठीक है जी। इन कंक्लूजन 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को देखा जाए, तीनों वेव्स ने अपने अपने जो इश्यूज थे वुमेंस के, अगर वोट के, रिप्रोडक्टिव राइट्स के, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और पाकिस्तान में देखा जाए इनको जो इन्फ्लुएंस रहा काफ़ी एविडेंट रहा, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी जो एडवोकेसी रही इन ग्रुप्स की, उनके थ्रू लीगल रिफॉर्म्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को एड्रेस किया गया। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं तो पाकिस्तान में एवॉल्व हो भी नहीं है एक्चुअली में, बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशनल वर्क अर्लियर जनरेशन जो कि एड्रेस कर रही थी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के, जो कंजर्वेटिज्म के, इंटरसेक्शनल स्ट्रक्चर, मार्जिनाइज्ड वुमेन की, इन्हें पहले भी इन्होंने एड्रेस किया और अभी आगे भी ये इनको फर्दर एड्रेस कर रही हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी to gender equality, critically analyze the subordination of women in modern societies in the light of these two theories। एक्सप्लेन करनी है आपने रेलेवेंस को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसको जेंडर इक्वलिटी के साथ आपने रेलिवेंट करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन को मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर इन द लाइट ऑफ दीज टू थ्योरीज, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी। दो थ्योरीज दी गई हैं, इसको आपने एनालाइज किस तरीके से करना है कि इसमें जो सबऑर्डिनेशन है वुमेन की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वो किस तरीके से आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है जी। जो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसका एक्चुअली में ये इसका देखें अगर हम तो इसका जो रोल है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखें तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक्चुअली में सजेस्ट क्या करती हैं कि सोसाइटीज़ अगर इंडस्ट्रियलाइज हो रही है तो उनके जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं वो भी ग्रेजुअली डिसमेंटल होंगे और इसके साथ साथ जो उनकी एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसकी तरफ भी वुमेंस की एक्सेस जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। सेकेंडली, इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, अगर राइज होगा एक सोसाइटी का, उसकी इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज राइज अप होंगी तो वुमेन भी ऑब्वियसली गेन अप करेंगी, न्यू इकोनॉमिक रोल्स उनको मिलेंगी पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज के अंदर। इससे क्या होता है कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि वुमेन एक्चुअली में एंटर होंगी वर्कफोर्स की तरफ, कंट्रीब्यूट करेंगी इकोनॉमी में और उनका स्टेटस जो है वो भी इम्प्रूव अप होगा। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, मॉडर्नाइजेशन होगी तो एम्फेसाइज करेगी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, एम्पावर करेगी वुमेन को। इसके साथ साथ ये आर्ग्यू करेगी कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उन्हें मॉडर्नाइज होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए और इससे वुमेन्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रीवियसली उनको अनअवेलेबल थी वो मॉडर्नाइज सोसाइटी में उन्हें अवेलेबल होंगी। क्रिटिक क्या है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी? While modernization theory represents an optimistic view of gender equality in process of development, एक optimistic view देता है कि gender development, एक society modernize हो रही है तो वहाँ का gender भी develop होगा, उधर भी इसमें भी equality आएगी। लेकिन साथ साथ ये criticize, इसके ऊपर जो criticism है वो ओवर सिंप्लीफाई कर देता है रिलेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ और एडवांसमेंट ऑफ वुमेन्स राइट को। ये थ्योरी जो है वो अक्सर ओवरलुक कर देती है जो परसिस्टेंट सिस्टम चल रहा है, पैट्रियार्चल सिस्टम है या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं कि इंडस्ट्रियलाइज और मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो एक डिफरेंस जो है वो आ सकता है। रेनफोर्समेंट ऑफ पैट्रियार्ची, जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का वुमेन्स की पार्टिसिपेशन मॉडर्न इकोनॉमीज के अंदर है लेकिन ये लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ लो वेज या इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से, जो कि रेनफोर्स करते हैं जो उनकी सबऑर्डिनेट पोजीशन है सोसाइटी के अंदर उसे ही रेनफोर्स करते हैं। कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अज्यूम करती है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो नेचुरली फॉलो करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन ये साथ साथ निगलेक्ट कर देती है जो डीप रूटेड अभी जिस तरह का जो कल्चरल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो पैट्रियार्चल सोसाइटी है हमारी, वो स्टिल इसके अंदर एक बैरियर के तौर पर ही काम करेगी। डिपेंडेंसी थ्योरी एंड जेंडर इक्वालिटी, अब डिपेंडेंसी थ्योरी एक्चुअली में क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज होती है एज ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के एक क्रिटिसिज्म के तौर पे जो थ्योरी इवॉल्व हो रही है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है जी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज के तौर पे ये आर्ग्यू क्या करती है कि डेवलपमेंट किसी भी वेल्थी या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की एट द एक्सपेंस ऑफ पुअरर डेवलपिंग नेशंस, क्रिएटिंग अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ डिपेंडेंसी को
डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ही रहते हैं डेवलप नेशंस के, जो कि लिमिट करती है इनकी एबिलिटी को अचीव करने के लिए उनकी ट्रू डेवलपमेंट के। की पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग टू जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, डिपेंडेंसी रहेगी। तो डिपेंडेंसी थ्योरीज क्या आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, अंडर डेवलपमेंट वुमेन जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर है, वुमेन्स डेवलपिंग कंट्रीज की उनको लो वेज लेबर के तौर पे रखा जाएगा, एक्सप्लॉइट हो सकती हैं वो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क वगैरह के तौर पे। ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड जेंडर, जो ग्लोबल कैपिटल सिस्टम है और एज ए क्रिटिक डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो क्या करती है कि ये बेनिफिट है, बेनिफिट करेगा एक्चुअली में लेबर ऑफ वुमेन को। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वुमेन्स लेबर जो है वो अंडर वैल्यूड रहेंगी और जो है ऑफन अक्सर जो है वो एक्सक्लूजन रहेगा उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लोकली और ग्लोबली दोनों तरह से। कॉलोनियल लेगेसी एंड जेंडर, डिपेंडेंसी थ्योरीज के साथ साथ क्या हाईलाइट करती है, जो कॉलोनियल लेगेसी है जेंडर सबऑर्डिनेशन की, डिफरेंट कॉलोनाइज नेशन के अंदर वुमेन्स जो है वो सबऑर्डिनेट रहेंगी और उनकी जो पैट्रियार्चल सिस्टम्स हैं वो भी इंडिजिनस रहेंगे और जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो भी इम्पोज होंगी इन जेंडर स्ट्रक्चर के ऊपर और ये इससे जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो फर्दर मजीद इंट्रेंच होगी। ठीक है जी। क्रिटिक टू डिपेंडेंसी थ्योरी, क्रिटिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर लैक ऑफ फोकस है वुमेन्स एजेंसी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाए, जो वीमेन एजेंसी है जो रेजिस्ट करती हैं सबऑर्डिनेशन को, ये उनको रिकॉग्नाइज करने में फेल होती है और इनका जो व्यू है कि वुमेन को मतलब कि वुमेन को एज ए विक्टिम ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर ही देखती है और उन्हें फुली अकाउंट जो है वो नहीं करती। पैट्रियार्ची एंड ग्लोबलाइजेशन को भी यहाँ पे देखें, इनका जो ड्रॉबैक के तौर पे या क्रिटिक में देखा जाए डिपेंडेंसी थ्योरी के। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को तो ये थ्योरी एड्रेस करती है लेकिन ये सफिशेंटली इंगेज नहीं कर रही, जो रोल है पैट्रियार्ची का वुमेन्स स्टेटस को शेप अप कर रहा है लोगों ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, उसको ये ज़्यादा जस्टिफाई या सफिशेंटली इंगेज नहीं कर पा रही है। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटीज़, इसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन है। दोनों डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो वुमेन को काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है लो पेइंग पार्ट टाइम या प्रिकेरियस जॉब में अंदर, जो कि रेनफोर्स करती हैं उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को मैन के ऊपर। लो पेइंग है, ठीक है जी, तो डिपेंडेंस ऑन मैन बढ़ती है। द ग्लोबल लेबर मार्केट इज हाईली जेंडर्ड विद वुमेन ऑफन टेकिंग ऑन रिप्रोडक्टिव रोल सच एज केयर गिविंग डोमेस्टिक रोल दैट आर अंडर वैल्यूज, और वुमेन्स जो हैं उनको इस तरीके से रोल दिए जाते हैं जैसे केयर गिविंग या डोमेस्टिक लेबर वगैरह, जो कि हमेशा अंडर वैल्यूड ही रखे जाते हैं। कल्चर और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है इसमें, जो इंटरेस्ट पैट्रियार्शियल नॉर्म्स हैं वैल्यूज़ हैं जो लिमिट करें वुमेन्स के एक्सेस को एजुकेशन पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्ट के अंदर, ठीक है जी, ये बैरियर अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन्स हैं अंडर रिप्रेजेंटेड रहती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, पोजीशंस के अंदर, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अंदर। जो ग्लास सीलिंग है वो एक्चुअली में रिमेन्स एक अब सिग्निफिकेंट बैरियर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं बहुत सेक्टर्स के अंदर, और लिमिटिंग वुमेन्स की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही इसके अंदर रहती है। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो दोनों मॉडर्नाइजेशन और डिपेंडेंसी थ्योरी एक वेरिएबल इंसाइट देती हैं जो स्ट्रक्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन के लिए। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इसके एजम्पशंस क्या हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली लीड करेगी इक्वलिटी के ऊपर, और जो पैट्रियार्चिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली उसको ये टोटली नज़रअंदाज कर, जबकि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उसका फोकस आ रहा है ग्लोबल कैपिटलिज्म के ऊपर और निगलेक्ट कर देती है जो लोकल कल्चरल सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो परपेचुएट कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, उनको ये टोटली निगलेक्ट कर देती है। ठीक है जी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, the process of globalization has connected nations worldwide and has made the world a global village. जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसने कनेक्ट करता है नेशंस को वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, और इसका अगर ये देखा जाए कि इसने वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज कन्वर्ट कर दिया। येट इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इनइक्वालिटीज अक्रॉस नेशंस, लेकिन नेशंस में इसने इनइक्वालिटीज को भी इंक्रीज अप कर दिया। अब आपने यहाँ डिस्कस क्या करना है, डिस्कस द जेंडर इनइक्वालिटीज क्रिएटेड एंड प्रोमोटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो जेंडर इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई हैं, ठीक है जी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वर्ल्ड वाइड के अंदर, उन्हें आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। ग्लोबलाइजेशन ने नो डाउट वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज तो बना दिया, लेकिन इसके नतीजे में जो इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में, उन्हें यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। ठीक है जी। ग्लोबलाइजेशन को देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसीज है कंट्रीज की, इकनॉमीज की, जो उनके कल्चर्स हैं फैसिलिटेट हो रहे हैं बाय एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्लोर अप करना है
कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में क्रिएट कर रही है और प्रॉम्प्ट कर रही है जेंडर इनइक्वालिटीज़ को और एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड के अंदर, और फोकस करना है दोनों ग्लोबल और लोकल इम्पैक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड जेंडर, ग्लोबल लेबर मार्केट के अंदर वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। ठीक है जी। लो वेज है, प्रिकेरियस जॉब्स हैं सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर वगैरह हो गई, बहुत काम ज़्यादा है लेकिन एक चीप लेबर के तौर पे काम किया जाता है। ठीक है जी। कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह भी इसके अंदर बहुत कम है, और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। जो ग्लोबलाइजेशन फोकस है कि अगर एक जगह पे कम में नहीं मिल रहा तो किसी और जगह से देख लेंगे, तो इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो हो रही है। इनफॉर्मल इकोनॉमी, वुमेन जो है एज एन इनफॉर्मल इकोनॉमी के तौर पे पुशअप किया जाता है, जहाँ पे उनको लिटिल जॉब सिक्योरिटी है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, लोअर वेजेस हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल साउथ के अंदर, जहाँ पे वुमेन्स लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड और अंडर रेगुलेटेड है। जेंडर वेज गैप, वेज कम है, मार्केट कंपटीशन, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ये एम्फेसाइज कर रही है ग्लोबलाइजेशन चीज़ों के ऊपर, और इससे क्या होता है कि जो वर्किंग कंडीशन है वुमेन के अंदर वो काफ़ी प्रिकेरियस रहती हैं। सेक्चुअल एंड रिप्रोडक्टिव इनइक्वालिटीज़, रिप्रोडक्टिव लेबर मीन्स चाइल्ड केयर हो गया, हाउस होल्ड कोर्स हो गए, केयर गिविंग, तो इन्हें अंडर वैल्यूड ही कंसिडर किया जा सकता है। क्रिटिकल वर्क है, उनका विमेंस का एक क्रिटिकल रोल है सपोर्ट करने में ग्लोबल इकोनॉमी को, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है इसको रेनफोर्स कर देती है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर को, जहाँ पर वुमेंस को मीन्स को उनका एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैलेंस रखें वर्क को फॉर्मल इकोनॉमी में और अनपेड डोमेस्टिक लेबर के तौर पर। तो ये डबल बर्डन एक्चुअली में वुमेंस की जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है या इंडिपेंडेंस है उसे काफ़ी ज़्यादा बर्डन अप कर दिया जाता है, बर्डन अप हो जाता है। एक्सेस टू हेल्थ केयर की तरफ काफ़ी लिमिटेड एक्सेस है बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। लैक ऑफ एक्सेस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की तरफ, मैटरनल केयर, फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें एग्जैसरबेट करती हैं इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ को। पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को देखें यहाँ पे, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है बहुत से कंट्रीज़ के अंदर। ग्लोबलाइजेशन का इसमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली एड्रेस नहीं करी इस इनइक्वालिटी को। इनफैक्ट जो राइज है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, वो अंडरमाइन कर रही हैं जो नेशनल एफर्ट्स हैं वुमेन्स की प्रमोट करने की, पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स या डिसीजन अबाउट वुमेन राइट्स को। तो इन चीज़ों का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रायोरिटाइज करते हैं इकोनॉमिक को सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन ये कोमोडिफाई कर देती है वुमेन बॉडीज़ को, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्स टूरिज्म वगैरह, डिफरेंट टाइप की चीज़ें। या अगर हम ये देखें तो ग्लोबलाइजेशन क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज के तौर पे नज़र आ रही है हमें, लेकिन ये साथ साथ जेंडर नॉर्म्स को भी रेनफोर्स कर रही है, उनको भी कर रही है। किस तरीके से कि यहाँ पे ये फैसिलिटेट करती है जो फेमिनिस्ट आइडियाज़ हैं उनको फैसिलिटेट करती है। वुमेन्स राइट्स के कुछ एरियाज़ पे तो फाइट होते हैं लेकिन स्प्रेड अप नहीं है। कुछ रीजन्स ग्लोबल मीडिया है, स्पेशली एडवर्टाइजिंग एंटरटेनमेंट कंट्री प्रमोट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड दैट प्राइमली अफेक्ट वुमेन। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्लोबलाइजेशन है, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, मीडिया बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन जो प्राइमली अफेक्ट कर रही है क्योंकि इस तरीके से लोकली जो वुमेन्स हैं उनके इस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बॉडी इमेज ऐसा हो, इस तरह की चीज़ें जो वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, और एक वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन इस वे में भी जो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट में सामने आ रही है। सोशल सर्विसेज एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जो प्राइवेटाइजेशन है एसेंशियल सर्विसेज की, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, ये सब चीज़ें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉम्प्ट करती हैं। ठीक है जी। प्रमोट कर रही है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये इंक्रीज कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी को। बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर क्या है, पब्लिक सर्विसेज जो है वो अंडर फंडेड हैं, वुमेन्स जो है उन्हें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब ये टिपिकली ये चीज़ें क्या है, प्राइमरी केयर गिवर्स को, जो केयर गिवर्स हैं उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो हाउस होल्ड को मैनेज कर सकें, ड्यूटीज़ को, तो वो नेविगेट कर देते हैं। लिमिटेड एक्सेस है पब्लिक हेल्थ की, एजुकेशनल सर्विसेज की, और ये तमाम चीज़ें उनकी जो एबिलिटी है, एक्सेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो परपेचुएट कर रहे हैं उनके साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को, ये उसको अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल फेमिनिज्म एंड रेजिस्टेंस टू जेंडर इनइक्वालिटी। ग्लोबल फेमिनिज्म ग्लोबलाइजेशन को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है वो जेंडर इनइक्वालिटी को, किस तरीके से स्पर्ट करता है ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को, ग्रास रूट्स एंड रेजिस्टेंस की। डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से वुमेन्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब वो आके डिमांड कर रहे हैं लेबर राइट्स की, जेंडर इनइक्वालिटी के, एक्सेस फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर की। ये स्प्रेड फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ का जो है वो इनकरेज कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट को, ट्रांससेक्शनल नेटवर्क्स को, वुमेन विड हो गया, जेंडर गैड हो गया। ठीक है जी। अब ये एड्रेस करते हैं जेंडर इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन को, प्रमोट करते हैं कि किस तरीके से जो सोशल चैलेंजेस की स्ट्रेटजीज़ हैं
उन्हें प्रमोट किया जाए। ट्रांजिशनल फेमिनिज्म, ये मूवमेंट फोकस करती है ग्लोबल सॉलिडेरिटी को और कलेक्ट करती है एक्शन अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटीज़ को। फेमिनिस्ट ग्लोबल नॉर्थ साउथ सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो पेट्रियार्चिकल स्ट्रक्चर्स हैं जेंडर इक्वालिटी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से चैलेंज किया जाए। लोकल रेजिस्टेंस है, लोकल मूवमेंट्स हैं, ये भी बेटर रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सामने आती हैं। और ये लो वेज एक्सप्लॉयटेशन हो गई या चाइल्ड लेबर डिफरेंट, इनके अगेंस्ट आवाज़ अपनी उठाती हैं। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कनेक्ट करी है नेशंस को और फोस्टर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन साथ साथ वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ को भी एक्सेसरेट करती है। वुमेन्स जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में है उनको एक डिस्प्रोपोर्शनैलिटी अफेक्ट करती है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। एक्सप्लॉयटेशन हो रही है लेबर मार्केट की, एक्सेस नहीं है उनकी हेल्थ केयर की तौर पर, पॉलिटिकल मार्जिनलाइज हो जाते हैं। एडिशनली जो स्प्रेड है पैट्रियार्चिकल कल्चर नॉर्म्स का ग्लोबल मीडिया के थ्रू वो मॉडिफाई कर देता है वुमेन्स बॉडीज़ को और जो फर्दर इंट्रेंच करता है जेंडर इनइक्वालिटी को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली येट वुमेन कंटिन्यू परफॉर्म द रिप्रोडक्टिव रोल्स। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है लेबर के अंदर इंक्रीज हुई है रिसेंटली, अपने रिप्रोडक्टिव रोल्स को भी वुमेन्स परफॉर्म कर रही हैं, मीन्स उनके जो डोमेस्टिक रोल्स है, केयर गिवर रोल्स हैं। डिस्कस द चैलेंजेस एनकाउंटर बाय वुमेन एज अ रिजल्ट ऑफ द पेड एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड विद स्पेशल रेफरेंस पाकिस्तान। अब हमने क्या डिस्कस करना है, जो चैलेंजेस वुमेन्स को फेस करने पड़ रहे हैं पेड एम्प्लॉयमेंट के वर्ल्ड वाइड, स्पेशल रेफरेंस देना है आपने पाकिस्तान का। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन देखी जाए ग्लोबल लेबर फोर्स के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है पास्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर, वुमेन्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब उनकी जो ग्रोइंग प्रेजेंस है पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वुमेन कंटिन्यू कर रही हैं अपने ट्रेडिशनल रिप्रोडक्टिव रोल्स को भी, जैसे चाइल्ड केयर है, हाउस होल्ड वर्क है, केयर गिविंग है, इन तमाम चीज़ों को भी देख रही हैं। उनके ऊपर एक डुअल बर्डन आ रहा है, पेड वर्क के साथ साथ वो अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर भी कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है वुमेन के लिए। अब ये चैलेंजेस प्रोनाउंस्ड अगर देखा जाए डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी डीपली एम्बेड हो रही है, सोशल नॉर्म्स और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोनों के को एक उसके ऊपर एक उसका एक एम्बेडेड इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। डुअल बर्डन, पेड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अब वुमेन जो एंटर हो रही है लेबर फोर्स के अंदर एक्चुअली में ग्रेटर नंबर है ड्यू टू इंक्रीजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई हैं, इकोनॉमिक नीड्स चेंज हो रही हैं, सोसाइटल शिफ्ट हैं, तो वुमेन लेबर जो है वो लेबर फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। लेकिन काफ़ी वुमेन्स को इसके साथ साथ ये फेस करना पड़ रहा है कि वो बैलेंस किस तरीके से करें अपने पेड वर्क को और जो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये डुअल बर्डन एक्चुअली में लिमिटेड कर देते हैं उनकी इकोनॉमिक मोबिलिटी को, अफेक्ट करता है उनकी हेल्थ को, इसके साथ साथ जो उनकी करियर डेवलपमेंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हिंडर अप कर देता है। प्रोडक्टिव लेबर है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, चाइल्ड केयर है, एल्डरली केयर है, ये चीज़ें प्रीडोमिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मेंशन ना भी की जाए तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन ये कंसिडर की जाती हैं। वाइल मेंस पार्टिसिपेशन इन हाउसवर्क हैज इंक्रीज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द बर्डन ऑफ केयर गिविंग एक्चुअली स्टिल डिस्प्रोपोर्शनैलिटी फॉल्स ऑन वुमेन। स्टिल वुमेन को ही कंसिडर, इससे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अनआइडेंटिफाई तौर पर ही वुमेन के ऊपर ही डाल जाती है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में वुमेन्स को उनके पास टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो एनर्जी है उनकी पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम हो जाती है, और ये चीज़ें लीड आउट करती हैं स्ट्रेस के ऊपर, बर्न आउट के ऊपर, लेस करियर प्रोग्रेशन के ऊपर, कि वो अपने उस करियर डेवलपमेंट को लीव कर देती हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑल मिसमैनेजमेंट। जेंडर पे गैप और इकोनॉमिक डिसअडवांटेज, जो वेज डिस्पैरिटी है, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो पे गैप है वर्ल्ड वाइड वो भी सामने है। वुमेन्स को लेस पे किया जाता है सेम वर्क के लिए एज कम्पेयर टू मैन, स्पेशली सेक्टर डोमिनेटेड बाय वुमेन सच एज टीचिंग, हेल्थ केयर एंड केयर गिविंग। ठीक है, इन सेक्टर्स में जो वुमेन की है वो सैलरीज कम है, इतनी नहीं है जो एज कम्पेयर टू मैन को प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीकेरियस एम्प्लॉयमेंट ऑफन रेलिगेट किया जाता है पार्ट टाइम या टेम्परेरी वर्क, जो कि प्रोवाइड करता है लेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, बहुत कम बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम या परमानेंट पोजीशंस के। तो ये पर्टिकुलरली एविडेंट है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे काफ़ी वुमेंस को अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर काम कर रही हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, और रिटायरमेंट प्लान्स भी जहाँ पर मौजूद नहीं है। स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन पाकिस्तान, कल्चर नॉर्म्स और जेंडर रोल्स हैं मेन स्ट्रक्चर बैरियर। लिमिटेड एक्सेस है अफोर्डेबल चाइल्ड केयर की तरफ इतनी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट है वुमेन के लिए पार्टिसिपेट करना लेबर फोर्स में भी, और इसके साथ साथ जो उनकी डिफरेंट उन्होंने अपनी चाइल्ड केयर करनी है, अपनी फैमिली के को उनकी सपोर्ट करनी है, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लो वेजेस,
स्टेटस ऑफ पोजीशन है, हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है करियर एडवांसमेंट की, कल्चरल अभ्यासेस हैं जो कि लिमिट कर रहे हैं वुमेन एक्सेस को इस फील्ड सर्टेन अपनी फील्ड के अंदर, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं वुमेन को। हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन जो जगलिंग हो रही है उनकी पेड वर्क के अंदर, पेड वर्क और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में ये इमेंस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन आता है एक वुमेन के ऊपर, काफ़ी स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, दोनों रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव रोल्स जो उसको लीड आउट करने हैं बर्न आउट कर देते हैं, एज ए रिजल्ट शी विल बी बर्न आउट, फेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। पाकिस्तान में देखा जाए तो हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी इनएडुकेट होती हैं वुमेन्स की मेंटल फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, और काफ़ी कंप्रोमाइज भी हैं, और ये एक्चुअली में ओवरऑल उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अफेक्ट करती हैं। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट सबसे ज़्यादा कम है, उन्हें प्रॉपर मैटरनिटी लीव्स या उनकी जो वर्क पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती हैं, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स नहीं है या फैमिली लीव, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक वुमेन के लिए इन पाकिस्तान में स्पेशली मैनेज करना बहुत ज़्यादा अलॉन्ग विद इट्स हर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन रिकमेंडेशन देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सपोर्ट प्रोग्राम्स इस तरीके के होने चाहिए यहाँ पे आपने सजेस्ट करने हैं कि मैटरनिटी लीव दी जाए, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हों, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर हो, एडिशनली इस तरह के प्रोग्राम्स हो जो कि इंकरेज करें मैन को कि वो भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो रिप्रोडक्टिव वर्क्स हैं उनमें वुमेन का उसको सपोर्ट करें और जो बर्डन है ऑन वुमेन उसको एलिवेट करें। कल्चर शिफ्ट्स चेंज अप होने चाहिए, प्रमोट करेगा आइडिया को कि बोथ मैन और वुमेन एक्चुअली में दे हैव टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल, हाउस वर्क हो गया, चाइल्ड केयर होगी, चैलेंजिंग मिशंस हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तान सोसाइटी बाय हाईलाइटिंग द केस स्टडी ऑफ मुख्तार माई, ठीक है जी। यहाँ पे आपने केस स्टडी मेंशन करनी है मुख्तार माई की, और जो स्ट्रक्चर और डायरेक्ट फॉर्म्स है वायलेंस की पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सोसाइटी में वो आपने करना है, और इसमें हाईलाइट करना है आपने मुख्तार माई के केस स्टडी को हाईलाइट करते हुए आपने स्ट्रक्चर और डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक वाइड स्प्रेड है। डायरेक्ट वायलेंस में आपके पास फिजिकल, सेक्चुअल या इमोशनल हार्म्स आ जाता है इन्फ्लिक्टेड अपॉन वुमेन। अब जो यहाँ मुख्तार माई का अगर हम केस स्टडी उनकी देखें तो एक पावरफुल एग्जाम्पल है जहाँ पे बोथ फॉर्म ऑफ वायलेंस है, ठीक है जी। इंटरसेक्शन है पैट्रियार्ची कल्चर नॉर्म्स का भी और जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का भी, उसके साथ साथ जो वायलेंस है तमाम चीज़ों की एग्जांपल मौजूद है। डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में फिजिकल वायलेंस भी है और सेक्सुअल वायलेंस भी है। फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तान किस तरीके से है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, और वुमेन्स को ऑफन सब्जेक्ट किया जा रहा है फिजिकल अब्यूज़ बाय देयर इंटीमेट पार्टनर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या इवन स्ट्रेंजर्स, कोई भी किसी से भी फिजिकल वायलेंस का शिकार हो सकती हैं। इन कुछ केसेस में स्टेट फेलियर भी है जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो जाता है। सेक्सुअल वायलेंस में रेप है, गैंग रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह जो प्रिवेजिव इशू है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, वुमेन्स और गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स होती हैं सेक्सुअल वायलेंस की, और फ्रिक्वेंटली मोस्टली एक सैड फैक्ट ये है कि अंडर रिपोर्टेड रहते हैं केस, सोशल स्टिग्मा या फीवर ऑफ रेट्रिब्यूशन के एक इज्जत का सवाल है, और इस टाइप के जो उनकी वजह से मोस्टली ये केसेस जो है वो अंडर रिपोर्टेड ही रह जाते हैं और प्रॉपर जो पनिशमेंट है उसे नहीं हाईलाइट किया जा सकता। मुख्तार माई के केस में भी वो एक स्टार्क एग्जांपल रही जहाँ पे उन्हें गैंग रेप का निशाना बनाया गया, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कसूर किसी और का था लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट गैंग रेप जो जिरगा था उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया, और एक क्राइम इस तरीका था जो कि उनकी फैमिली की तरफ से ही कमिट किया गया। किसी उनकी अपनी फैमिली में उनके भाई ने एक क्राइम किया और उसके एज ए पनिशमेंट के तौर पे उनकी सिस्टर मुख्तार माई के साथ जो है उनको गैंग रेप की पनिशमेंट की गई। तो ये बहुत ही एक अजीब से किस्म की डिसीजन लेकर एक वायलेंस का शिकार जो है वुमेन हुई यहाँ पे। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो सेक्सुअल वायलेंस की एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास मौजूद कि यहाँ पे किस तरीके और लैक ऑफ जस्टिस, ये तमाम चीज़ें इनके केस को अगर स्टडी करें आप बहुत सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करेगा, ठीक है जी। स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, कल्चर नॉर्म्स ऑफ पैट्रियार्ची सिस्टम है, कल्चर नॉर्म्स पैट्रियार्ची डीपली रूटेड पैट्रियार्चिकल सिस्टम है, कोऑर्डिनेट हैं, वुमेन मोस्टली सबऑर्डिनेट टू वुमेन मैन नज़र आती हैं। कल्चर नॉर्म्स हैं जो कि एक्चुअली में डिक्टेट करते हैं कि वुमेन को मस्ट ओबे करना है मेल अथॉरिटी फिगर्स को, बिहेव करना है अकॉर्डिंगली ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के। इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस या आप डिफरेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑनर बेस्ड वायलेंस है, ऑनर किलिंग है, फोर्स मैरिजेस हैं, ये फेस करने पड़ते हैं। लीगल इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स, लीगल
अगर लॉज को देखा जाए वो तो मौजूद है, लेकिन उनको इस्टेब्लिश किस तरीके से करना, उनको रीइंफोर्स किस तरह, उनको अप्लाई किस तरीके से किया जाए, ये यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक फेलियर आ जाता है। और पहले तो लॉज हैं वो फीमेल परपेचुएटर्स के फेवर में है। अगर कोई वुमेन विक्टिम फेस कर रही है, उसको जस्टिस रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर भी होगा, विक्टिम ब्लेमिंग भी होगी, करप्शन एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की करप्शन अलग से उसको अफेक्ट करेंगे। तो ये मुख्तारा माई का केस इन चीज़ों को भी हाईलाइट करता है कि यहाँ पे वुमेन्स को किस तरीके से डिनाई किया जाता है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, और इवन बहुत क्लियर एविडेंस होगा वायलेंस का, लेकिन उसके बावजूद जो है जस्टिस प्रोवाइड करने से डिनाइल उनको फेस करना पड़ता है। केस ऑफ मुख्तारा माई यहाँ पे केस की यहाँ पे दी गई है, ठीक है जी। रूरल पंजाब की खातून थी, ये इंटरनेशनल सैंपल है ब्राजीलियंस का। 2002 में शी वॉज एक्चुअली गैंग रेप्ड अ ग्रुप ऑफ मैन ऑफ ए पावरफुल फैमिली एज ए पनिशमेंट फ्रॉम क्राइम कमिटेड बाय ब्रदर। एक ऐसा क्राइम जो उनके ब्रदर ने किया था, लेकिन उसकी पनिशमेंट के तौर पर जो है वो गैंग रेप की पनिशमेंट मुख्तारा माई को दी गई। और ये एक्ट जो है वो एक्चुअली एज ए ऑनर के तौर पर रिस्टोर किया गया, ठीक है जी। एक ऐसी फैमिली तरफ से जिन्होंने दूसरी फैमिली को फिर डिसऑनर किया, परपेचुएटर जो जिरगा या पंचायत जो होती है उन्होंने डिसीजन दिया था। अब इस हॉरिफिक एक्सपीरियंस के बावजूद मुख्तारा माई ने काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली स्पोक आउट किया और अपने जस्टिस को परस्यू किया। अब इस केस का इम्पैक्ट क्या रहा? मुख्तारा माई का जो केस था काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल अटेंशन इस केस को मिली, क्योंकि इन्होंने खुद अपने लिए आवाज़ उठाई। जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान के हवाले से एक्सपोज हुआ, ये केस काफ़ी वाइड स्प्रेड रहा, ऑनर किलिंग और रेप इन पाकिस्तान वगैरह के हवाले से। माई की जो मुख्तारा माई की जो डिटर्मिनेशन रही अपनी जस्टिस के लिए, उसने काफ़ी दूसरी वुमेंस को भी इंस्पायर किया कि वो सिस्टम को चैलेंज करें, और इस जर्नी में उनके साथ काफ़ी और ख़वातीन भी जो है वो शामिल हुई और लीगल और सोशल चैलेंज के लिए उन्होंने फाइट की। आउटकम देखा जाए तो कुछ परपेचुएटर्स जो हैं वो काफ़ी कन्विक्टेड रहे, काफ़ी एक्विटेड रहे। फ्लॉज हमें सिस्टम के अंदर नजर आए, लेकिन मुख्तारा के माई का जो केस है वो अंडरस्कोर रहा इंटरसेक्शन डायरेक्ट वायलेंस की, स्ट्रक्चर वायलेंस के में यहाँ पे नजर आए कि यहाँ पे वुमेन को किस तरीके से सफ़र करना पड़ता है, बोथ फिजिकल और सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन दी हैव इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट को आपने यहाँ पे पहले शॉर्ट नोट लिखना है। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट्स क्या है? सफ्रेज मूवमेंट एक्चुअली में क्या है कि जो वुमेन कैंपेन्स थी जिसमें उनका राइट टू वोट, इसको एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मिली 19 अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, ठीक है जी। और ये वुमेन अगर इस मूवमेंट को देखा जाए तो प्राइमली वुमेन की तरफ से स्टार्ट हुई, जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाह रही थी, इक्वल राइट्स चाह रही थी वैन के साथ पब्लिक स्फीयर के अंदर। जो नोटेबल सफ्रेजिस्ट थे उनमें सुसन बी एंथनी है, एलिजबेथ कैडी सैटन है और एमिलियन पैनखर्स्ट हैं, ठीक है जी। इन्होंने एडवोकेट किया वोटिंग राइट्स को, जो कि एक फंडामेंटल के तौर पे अचीवमेंट इक्वलिटी को अचीव करने के तौर पे देखी जा सकती हैं, ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे आपने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पे नोट लिखना है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है? ये इमर्ज हुआ एज ए क्रिटिक के तौर पे बहुत ट्रेडिशनल फेमिनिज्म मॉडर्निस्ट थॉट्स के नतीजे में, ठीक है जी, जो कि एम्फेसाइज कर रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस जो है वो रिजेक्ट करती हैं यूनिवर्सल क्लेम्स को अबाउट वुमेन ऑपरेशन, और इसके साथ ये चैलेंज करती है कि जो सिंगल यूनिफाइड कैटेगरी वुमेन की है उसके बजाय फोकस किया जाए एक इंटरसेक्शनलिटी ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर, जिसमें कंसीडर करें रेस को, क्लास को, सेक्सुअलिटी को और दूसरे फैक्टर्स को। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के किस चीज़ के ऊपर मोस्ट आर्ग्यूमेंट इनका जाता है कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, ठीक है जी, जो कि वेरी करता है अक्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नोटेबल फिगर्स पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के अंदर यहाँ पे जूडिथ बटलर हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिव जेंडर का, जो एम्फेसाइज कर रहा था कि जेंडर जो है वो इनहेरेंट नहीं है, बल्कि परफॉर्म एक्शन बिहेवियर से लैंग्वेज के थ्रू ही ये कन्फाइंड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यहाँ पे जो है उसमें क्या है कि जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है, उनके जो व्यूज़ हैं सोसाइटी के एज ए सिस्टम ऑफ इंटररेटेड पार्ट्स के तौर पे जो कि सर्व करता है एज ए एजुकेशन, एज ए फंक्शन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर। इस थ्योरी के मुताबिक जेंडर रोल्स एक्चुअली में क्या है, की कंपोनेंट है सोसाइटल फंक्शनिंग के, जिसमें मैन वुमेन प्ले करते हैं कंटेम्प्रेरी रोल्स फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और ये थ्योरी जब वो क्रिटिसाइज करती है जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जेंडर रोल्स जो हैं उनको कहती है कि असेंशियल हैं मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर को। इसके साथ ही थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि मेन और वुमेन जो हैं
वो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन कंप्लीमेंट्री रोल्स हैं इनकी सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलरली एक फैमिली के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मेल रोल है ऑफन एसोसिएट कर रहा है प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर तौर पे, और फीमेल का रोल जो है वो ट्रेडिशनल लिंक है केयर गिविंग एंड नर्चरिंग तौर पे। तो ये दोनों रोल्स हैं वो एसटी के देखे जाएंगे। ये फंक्शनल नीड्स हैं सोसाइटी की, पर्टिकुलरली मेंटेन करने के लिए फैमिली स्ट्रक्चर सोसाइटल नॉर्म्स को। क्रिटिसिज्म क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मीन्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को आप इन शॉर्ट ही कह सकते हैं कि जो सोसाइटल नॉर्म है एक जिस तरीके से देखा जाता है कि मेल जो है वो एज ए ब्रेड अर्नर के तौर पर है और फीमेल जो है वो केयर गिवर या हाउस वाइफ के तौर पर जानी जा रही है, तो ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जेंडर स्टडीज़ का, कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है वो ऑफर कर रहा है अंडरस्टैंडिंग को कि जेंडर रोल्स किस तरीके से ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी को ही रेनफोर्स कर रहा है, स्टीरियोटाइप्स को ही परपेचुएट कर रहा है, अज्यूम करता है कि जो डिवीजन है लेबर बेस जेंडर नेचुरल एसेंशियल के अंदर उनकी सोशल कंस्ट्रक्शन को उनको नहीं देख रहा है। और ये क्रिटिक्स किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि ये पर्सपेक्टिव जो एक्चुअली में फेल हो रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और यहाँ पे वुमेन राइट्स को या मेल को, दोनों जेंडर्स को जो है वो प्रॉपरली एडुकेट नहीं किया जा रहा और ये उनके जो है वो ओवरलुक कर रहा है। इन समरी देखें तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एक्चुअली में एक्सप्लेन करता है हिस्टोरिकल डिवीजन ऑफ लेबर को, फंक्शनिंग को, जेंडर रोल्स की सोसाइटी के अंदर लिमिटेड है, उसकी जो एबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये इनइक्वालिटीज़ ऑफ जेंडर है, उनको एड्रेस कर जो है वो एक लिमिटेड एबिलिटी के साथ उसको एड्रेस करता है। इन कंक्लूजन ये टॉपिक्स हमारे पास जितने भी हैं सब हाईलाइट कर रहे हैं आपके पास जेंडर स्टडीज़ की जो इवॉल्विंग डिबेट्स हैं, फेमिनिस्ट थ्योरीज़ की, सब्रेजिस्ट मूवमेंट की, बेसिक राइट्स वगैरह की। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग इन थ्योरीज़ की, इन मूवमेंट्स की क्रूशल है एनालाइज करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटी को कंटेम्प्रेरी सोसाइटी और फॉस्टरिंग सोशल चेंजेस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2020 पेपर आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।